हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन राय। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, मैट्रिक बोर्ड के द्वारा जो है, ये जो मॉडल पेपर है 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या हो रहा था कि पूरा 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा था। ठीक है, तो उसमें 50% कम किया गया है। तो आपको अब कितना क्वेश्चन मिल सकता है, ये साइंस है तो इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को 40 में टिक मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी प्रकार से इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, हो सके तो आप लोग आंसर भी बताने का कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का बोल रहा है वो कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक या ऋणात्मक होती है, तो आपको बताना है। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी या डी। क्या होगा आप लोग कमेंट करें। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण जो है ना, उसका क्या होता है, वो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में। और आपको पूछ सकता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का होता है फोकस दूरी, तो वो उसमें धनात्मक यानी प्लस का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। ठीक है, सवाल है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, यानी कि फोकस दूरी एफ द्वारा सूचित किया जाता है और हमारा वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। इन दोनों में हमको संबंध बताना है क्या होता है। तो आप यदि याद किए होंगे तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आपको याद होगा, तो उसका सूत्र आप लोगों को याद होगा। क्या होगा तो आप लोग कमेंट करने देखिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि एफ बराबर जो है r/2 हो जाता है। ठीक है, एफ बराबर हमारा r/2 क्या होता है, r/2 हो जाता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके न्यू मॉडल पेपर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी कि सामान्य दृष्टि का मतलब क्या है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि यानी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है समान आंख के लिए, यानी आंख में किसी प्रकार का रोग नहीं हो तो किस प्रकार का न्यूनतम दूरी रहेगा। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कितना, तो 25 मीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में है आपका 25 मिलीमीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका बी नंबर है दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए आप लोग आंसर बताएं। तो बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, बी हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, बी हमारा करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर बी लिखाना था, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखिए सवाल है 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का रंग कौन सा। ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो प्रिज्म से होकर प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। प्रिज्म इस प्रकार से होता है, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रिज्म अब इस प्रकार से 7 रंग इस प्रकार से आता है, आपको मैंने बताया था। इस प्रकार से 60 रंग आता है और सातों है, तो इस प्रकार से सब अभिलंब में आने के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा झुक जाता है। ठीक है, अभिलंब की ओर आने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे झुक जाता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, सबसे कम का मतलब है जो ऊपर है, तो वही बताना है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो आपको हमेशा याद रखना है सबसे ऊपर जो हमारा लाल रहता है। और सबसे अधिक पूछे कौन झुकता है, तो आपको याद रखना है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी जो है सबसे नीचे वाला रंग रहता है, यानी ये हमारा रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5 नंबर सवाल है। सवाल है हमारा, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख, आप लोगों का आंख देखिए इस प्रकार से मानव का आंख बनाया गया है। इस प्रकार से मानव का जो आंख है बनाया गया है। तो आपको इसमें ये बताना है कि मानव आंख की रेटिना कहाँ होती है, तो ये होती है व्हाइट जो भाग रहता है ना, व्हाइट भाग वो होता है। तो उसमें किस प्रकार की छवि बनाई गई है, बनी होती है कि ठीक है, किस प्रकार की छवि बनती है। तो आपको देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अभिसारी या सीधा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी में है अभिसारी और उल्टा, डी में दिया गया है वास्तविक और सीधा। तो क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें 5 नंबर का। चलिए बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और सीधा बनता है हमारी आंख में वस्तु। ठीक है, रेटिना पर बनती है वास्तविक और सीधा, आपको याद रखना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर सवाल है, आकाश का रंग निरापराजित होता है किसके कारण। आकाश का रंग निरापराजित होता है किसके कारण, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
एंड डी में दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग जो है वह कैसा दिखता है, तो नीला काला दिखाई देता है। ठीक है, काला काला ही ना दिया गया। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के अब परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है। तो हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर सवाल है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सबसे बड़ा बनता है। यानी छोटा, मान लीजिए ये वस्तु है इतना छोटा है, अब प्रतिबिंब क्या हुआ, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो किस दर्पण में बनता है। तो चलिए आपको याद रखना है, ये जो है हमारा अवतल दर्पण में बनता है, हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र, ठीक है, लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हमारी आंख में जो रोग होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम किस प्रकार के निकट दृष्टि, जब हमारी आंख में हो जाता है, निकट दृष्टि रोग जब हमारी आंख में हो जाता है तो हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है हम लोग करते हैं अवतर लेंस का। ठीक है, अवतर लेंस का, यानी सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सवाल हमारा है 9 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो चलिए आप लोग आंसर देख लीजिए। तो आंसर हमारा होगा गैल्वेनोमीटर, यानी ए जो है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपको बताना है दाएं हाथ के अंगूठे। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे इस प्रकार से हमारा अंगूठा होता है। ठीक है, बना दे रहे छोटा सा, उतना तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मान लो अंगूठा है मनुष्य का, दाएं हाथ के अंगूठे को किसने, ये एक नियम है। ठीक है, ये एक नियम होता है, पूछता है सब्जेक्टिव में भी सवाल कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को लिखें। 2 नंबर सवाल में पूछ सकता है या 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल भी पूछता है, वो सब भी करवा देंगे आप लोग डेली क्लास करोगे तब। तो देखिए हमको बताना है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने दर्शाया था, किसने दिखाया था। तो आपको याद रखना है हमेशा कौन दर्शाए थे, फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 11 नंबर सवाल है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक बताना है। तो आपको याद रखना विभवांतर का ऐसा मात्रक हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान जो है बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है श्रेणी क्रम के द्वारा ही बढ़ जाता है, यानी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर सवाल है, चुंबकीय वक्र रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय वक्र रेखा की प्रकृति जो है किस प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है हमेशा यह होती है किस प्रकार की, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल है हमारा 14 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वह कितने के बराबर होता है इनमें से। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है यह होता है कितने बराबर, सी के बराबर होगा। ठीक है, सी के बराबर होगा, यानी कि 3.6 इंटू क्या होगा 106 जूल। ठीक है, तो यानी कि 3.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा 106 जूल के बराबर, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, एक लाइक करने में क्या जाता है, आप लोगों को एक लाइक कर दें। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास में आके जुड़ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो आपको हमेशा माइंड में रखना है, सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 16 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अपसारी लेंस आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस हमारा होगा। अब पूछ सकता है आपको अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, लिख दे रहे, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे। देखिए अभिसारी इस प्रकार से इधर लिख दे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे। देखिए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप लोग बताइए तो जल्दी, अभिसारी लेंस का। तो चलिए बहुत अच्छे, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम जो है उत्तल लेंस होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछ सकता है सवाल, दोनों काफी मायने सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तल लेंस हमारा हो सकता है अभिसारी के लिए, लेकिन अपसारी के लिए होगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए,
क्या है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, यानी वर्ण का अर्थ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आप लोग नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, ठीक है, रंग हमारा अर्थ होता है वर्ण का। तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन सा है, कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है हमेशा माइंड में बैठा के उपरोक्त सभी होगा। प्राथमिक रंग पूछा जा रहा है तो लाल भी होता है, लाल के बाद होता है नीला, हरा, 3 रंग पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 रंग प्राथमिक में पूछे तो, द्वितीय में पूछे तो आपको लाल के बाद नीला, हरा, गड़ा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। आप लोग प्रिज्म में देख लेना 7 रंग होता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन नेत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है, नेत्र का रंगहीन भाग कौन होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। इनमें से आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर हमारा आइरिस होगा, ठीक है, आइरिस यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारा 19 नंबर सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है और ये मॉडल पेपर का सवाल है। जैसा कि मैंने आप लोग थंबनेल में देखे होंगे मॉडल पेपर लिखा हुआ है, मॉडल पेपर पर आधारित सवाल है, तो ये काफ़ी मायने रखता है, बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। ये सब सवाल इसमें से मान लीजिए तो आपको 50% क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, यानी 25 सवाल पूछा जा सकता है आपके फाइनल बोर्ड में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए 19 नंबर सवाल है, 1 HP किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 HP किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 1 HP जो होता है वो 786 वाट के बराबर होता है, 786 वाट, ठीक है, 746 वाट के बराबर, कितना 46 वाट के बराबर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। और HP का मतलब भी आप लोगों को याद रखना है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में HP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अश्वशक्ति होता है, ठीक है। क्या होगा, अश्वशक्ति, आपको याद रखना है, ठीक है, अश्वशक्ति। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल है, विशालिक, ठीक है, विशालिक शीशा, इसे हम लोग दूसरा नाम इसका क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा का नाम मैग्नीफाइंग किस प्रकार का लेंस है, तो ये आपको बताना है। चलिए ये किस प्रकार का है, तो आपको याद रखना है हमेशा उत्तर लेंस होता है। विशालक शीशा पूछे या मैग्नीफाइंग ग्लास पूछे, आपको याद रखना है उत्तर लेंस, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 21 नंबर 21 सवाल है, जब किसी चालक के तार, ठीक है, जब किसी चालक के तार में से विद्युत धारा क्या होती प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, गतिशील क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक चालक है, ठीक है, चालक यानी तार, जब हम लोग मान लीजिए एक ये हमारा स्विच है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक होता है माइनस का तार, ठीक है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो चालक तार, चालक तार का मतलब होता है प्लस, ठीक है, और माइनस का ये जो माइनस वाला है ये काम उतना नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा काम करता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो चालक तार में यानी प्लस में सबसे ज़्यादा विद्युत रहता है, तो यह विद्युत प्रवाहित होती है तो किस गतिशील कण को क्या करती है, प्रवाहित करती है, तो आपको याद रखना है हमेशा ये किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। चलिए आप लोग बोल रहे थे कि इसमें दिख नहीं रहा, हरा रंग कर देते हैं, ठीक है, या नीला ही कर देते हैं, ठीक है, या हरा ही, चलो हरा ही, ठीक है। देखिए सवाल 22 नंबर हमारा, नहीं हरा में दिखता नहीं है, ठीक है, चलो नीला देख लेते हैं। सवाल है हमारा, देखिएगा ध्यान से, एम्पियल घंटा मात्रक क्या होता है, एम्पियल घंटा मात्रक किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है आप लोगों को एम्पियल घंटा मात्रक क्या है, तो क्या है, तो आपको याद रखना है हमेशा ये हमारा आवेश होता है, ठीक है, आवेश भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। और उससे पहले एक और बात कर लेते हैं PDF के बारे में, कि आप लोग बोलते हो कि साल आप क्लास कराते हो उसके बाद PDF चाहिए, ठीक है, PDF के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो PDF आप लोगों को क्लास होने के बाद डेली दिया जाएगा, 6 बजे क्लास होता है हमारा, 6 बजे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 6 बजे से नहीं तो मान लीजिए आपको सुबह तक, मॉर्निंग तक, आपको मॉर्निंग में करीब 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक आपको शायद मिल जाना चाहिए PDF, ठीक है। सुबह में, शाम को क्लास होगा 6 बजे, उसके बाद आप लोगों को 8 बजे तक PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग घबराना नहीं, उसके लिए आप लोगों को सुबह 8 बजे तक इंतजार करना होगा, ठीक है। हर एक वीडियो का आप लोगों को PDF दिया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा नंबर शो हो रहा है, देखिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा नंबर है, ठीक है, लिख दिए हैं, देख लो, बोल देते हैं एक बार, ये हमारा है 6009698095, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। सवाल देखिए अगला हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट को हम लोग W द्वारा सूचित करते हैं, वाट के बराबर होता है, कौन सा मात्रक जो है वह वाट के बराबर होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है J/S जो है मात्रक के बराबर होता है, यानी W बराबर क्या होगा, तो W बराबर हमारा ये सूत्र बनता है J/S, ठीक है। तो आपको याद रखना है जूल/सेकेंड, ठीक है, वाट बराबर क्या होता है, जूल/सेकेंड, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 24, ठीक है,
24 का मतलब क्या होता है 24। चलिए अगला सवाल है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो हमारा होता है वह एम्पियर होता है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 25 यानी 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से कौन होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा O2। ठीक है, O2 हो जाएगा, यानी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 26 सवाल है हमारा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना जो है या किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, आप लोगों को कमेंट करना है 26 का। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ये हमारा विस्थापन हो जाता है, क्या होता है विस्थापन, तो आपको याद रखना है हमेशा, क्या होगा सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है, काली चुनाव पर, ठीक है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है। काली चूना आप लोग देखे होंगे, काली चूना कभी कभी देखे होंगे, तो उस पर जब जल डाला जाता है, या आप व्हाइट चूना ही देखे होंगे, तो उस पर जल डालते हैं तो किस प्रकार से भाप निकलता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, भाप निकलता है, तो ये बताना है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, उसमें से भाप निकलेगा तो अभिक्रिया क्या होगा, तो अभिक्रिया इसका मतलब समझ लेना आप लोग, उष्माक्षेपी हो रहा है। ठीक है, भाप निकलने का मतलब उष्माक्षेपी, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है हमारा, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, या हमारा क्या क्या दिया गया, कॉपर, आर्गन, एल्युमिनियम, या क्या होगा आर्गन, तो बताइए आप लोग कमेंट करें इसमें से क्या होगा, CU, CHG, HAG, ठीक है, या AU, क्या होगा करेक्ट आंसर, तो आपको याद रखना है हमेशा, हमारा करेक्ट आंसर होगा CU, कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, कॉपर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर सवाल है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है चूना जल का रासायनिक सूत्र, ये काफी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है चूना जल का रासायनिक सूत्र हमारा होता है Ca बड़ी ब्रैकेट OH2। ठीक है, Ca बड़ी ब्रैकेट OH2, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 30 नंबर यानी 30 नंबर सवाल है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। अब देखिए कोई बिलियन है जो लाल रंग था उसको क्या क्या नीला रंग कर दिया, तो उसका पीएच मान तब क्या होगा, तो पीएच मान तब इसका क्या होगा, तो आपको याद रखना है, या हमारा क्या क्या हो सकता है, तो 11 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है, ए और बी, तो आपको डी में ही मारना है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 31 सवाल है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। कार्बन के बीच C, ठीक है, C और C के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो आपको देखिए हमेशा याद रखना है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, C और C के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें कुल कितने होंगे, तो देख लेते हैं पहले। देखिए इधर मान लीजिए, देखिए इधर एक H ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। चलिए यहाँ छोड़िए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ ले लेते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन हम लोग ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से लेने में ठीक रहेगा। ठीक है, ऊपर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो देखिए कितना हाइड्रोजन बन रहा है, 1 2 3, कितना बन रहा है, तो 3 आपको याद रखना है। एल्काइन में कितने सहसंयोजक कार्बन के कार्बन बंधक हो गए, तो 3 होंगे, यानी C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल है ग्लूकोज का, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C6H वाला O6। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है C6, ठीक है, C6H वाला, ठीक है, और हमारा O6, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट में भी याद रख सकते हो किस प्रकार से, तो आप ये याद रखना, C लिखना याद, H रखना, उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, O रखना है। ठीक है, CHO याद रखना है और ग्लूकोज का सूत्र याद करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको C में 6 लगा देना है और अंत में जो O है उसमें भी 6 लगा देना है, और ये दोनों को जब जोड़िएगा आप लोग, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 12 हो जाएगा, तो बीच में आप लोग 12 लिख देना, बस इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 33 यानी 33 नंबर सवाल है, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय जो अम्ल होते हैं वह सोडियम लवण किस प्रकार के कहलाते हैं, कौन सा सोडियम लवण होंगे, यानी उच्च वाष्पीय के अम्ल जो होते हैं वह सोडियम लवण कहलाते हैं। कौन सा, क्या कहलाएंगे, इनमें से कौन सा हो सकता है, तो सोडियम लवण जो कहलाएंगे इनमें से आपको हमेशा याद रखना है साबुन, उच्च वाष्पीय का, यानी आप लोग देखे होंगे साबुन लगाने से ज़्यादा भाप छोड़ता है, ठीक है, फेन निकलता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो उच्च वाष्पीय अम्ल। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए हमारा है कितना नंबर है, तो 34 यानी कि 34 नंबर सवाल है,
CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक, यानी कि इसका नाम आपको बताना है। CHO का नाम क्या होता है, बस इतना ही आपको बताना है। तो क्या नाम होता है, तो आपको नाम याद रखना है हमेशा माइंड में बैठा के, तो वो होगा एल्डिहाइड। CHO को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आपको याद रखना है CHO क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है हमारा 35, ठीक है। सवाल है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? बाएं से जब हम लोग दाएं की ओर जाएंगे, यहाँ से मान लीजिए हम लोग इधर आ रहे हैं, तो तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो सकती है? घटेगी, बढ़ेगी या फिर अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है हमेशा 35 है ना, तो 35 का हमेशा याद रखना है, घटती है। जब हम लोग दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो घट जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, 36 सवाल, ठीक है। सवाल है निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। ये आपका दिया गया है LiOCVEF, यानी इसका मतलब होता है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और हमारा एफ का मतलब होता है सोडियम। क्या हो जाएगा एफ का मतलब? तो ऐप का मतलब हमारा हो जाएगा रोहा, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका, किस प्रकार से हम लोग सजाएंगे? तो आपको सजाना है सिंपल से, पहले आपको सजाना है लिथियम Li, फिर उसके बाद देना है बेरिलियम Be, कार्बन C, ठीक है। उसके बाद देना है O ऑक्सीजन, F देना है लोहा। तो F का मतलब लोहा होता है। तो आपको याद रखना है B जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सजाना है। किस प्रकार से सजाना है? तो सबसे पहले आपको लिथियम लेना है, ठीक है, Li, उसके बाद B लेना है, उसके बाद क्या लेना है? कार्बन लेना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन लेना है, फिर F लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सजा लेना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 37 यानी कि 37 नंबर सवाल है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है सिलिकॉन जो है एक प्रकार का अधातु होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है धातु और अधातु से मिलकर बनता है, तो यह क्या होगा? उपधातु हो जाएगा हमारा, ठीक है, उपधातु। आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है हमारा 38 यानी 38 नंबर सवाल है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? विद्युत धनात्मक तत्व, इनमें से कौन जो है विद्युत धनात्मक का मतलब होता है प्लस में कौन सा इनमें से तत्व हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो आपको याद रखना है हमेशा Na, ठीक है। Na जो है हमारा वह हो सकता है, ठीक है, Na हो सकता है। तो आपको याद रखना है हमेशा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल SST में भी पूछा जाता है, ठीक है। SST में भी काफ़ी बार पूछा गया है सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए सवाल हमारा टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण जो है किस देश में किया गया है? तो ये जो है ना उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। तो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। SST के लिए भी इस सवाल आपका हो गया। अगला सवाल है 40 नंबर निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में किस धातु के केरोसिन में डुबोए कर रखते हैं? निम्नलिखित में से यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देख लेना भी। तो केरोसिन में किस धातु को हम लोग डुबो कर रखते हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में है पारा, डी में दिया गया है टंगस्टन। तो आपको हमेशा याद रखना है हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है हमारा 41 सवाल है 41 नंबर अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। तो उपरोक्त सभी बनाए जाएंगे, ठीक है। अपमार्जक से बनाया जाता है सर्फ एक्सेल, ठीक है, शैम्पू भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है हमेशा, उपरोक्त सभी, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला हमारा 42 नंबर सवाल है सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो है वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? सिलिकॉन का। बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 43 यानी 43 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस का उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं काम आता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो हमें खाना बनाने के लिए काम नहीं आता है? कौन सा गैस है जो खाना बनाने के लिए काम नहीं आता है, ठीक है, काम में नहीं होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा। देखिए LPG गैस आता है, बायोगैस आता है, कोयला भी आता है, लेकिन CNG गैस जो है यह पेट्रोलियम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं ला सकते, खाना बनाने में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कितना नंबर? तो 44 नंबर 44 सवाल है। देखिए सिंपल है, यहाँ पर क्या क्या है देखिए हम लोग बता देते हैं। ये जो है ना इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये क्या हुआ है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपघटन हो रहा है, उदासीनीकरण या विस्थापन हो रहा है। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से दिया है, Cu एक दिया है, प्लस में O2 दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो देखिए इसमें जोड़ दिया गया था, इसमें जोड़ क्या दिया गया था? तो O2 जोड़ा गया है और इसमें O2 कर दिया गया है, इस प्रकार से O2। इसको जब रिएक्शन इसका जब किया गया तो रिएक्शन करने पे देखिए क्या बन के आया? तो 2, ठीक है,
HUO, यानी कि 2 देखिए इसमें भी लग गया, 2 इसमें भी था, इसमें भी था, तो लगाने के लिए यहाँ पर 2 गुना में कर दिया, इसमें भी आ गया, CU में भी और O में भी, तो 2 पुट गया। तो ये किस प्रकार का अपघटन हुआ है, ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण हुआ है या विस्थापन हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हुआ, तो ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो भी जुड़ गया है इसमें, ठीक है, इंटू में इधर प्लस में था, इधर गुना में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार का सवाल आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा 45 यानी 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, इनमें से कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो संतुलित के लिए आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जांच अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सी बता देते हैं कौन सा होगा। तो जो होगा हमारा वो होगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए पी भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, एक एक है। उसके बाद देखिए NO2, देखिए N में यहाँ पे लगा हुआ है 2, ठीक है, तो NO2 यहाँ पे NO2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 3 हो गया, 3 दिया है ना, 3, तो देखिए ऑक्सीजन में भी 2 दिया है, इसमें 2 लगा है ना, ये 2, तो ये भी हमारा O2 हो गया। उसके बाद इसमें से एक O बच गया, एक O बचा ना, क्योंकि O3 लगा है, ठीक है, O3 यहाँ लगा है, तो एक O यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से संतुलित है, ठीक है। आपको देखना है कि संतुलित किस प्रकार से है। देखिए ये देखिए ए नंबर में देखिए, तो ए में H2 दिया है, Cl2 दिया है, लेकिन इसमें क्या क्या है, 2CHCl दे दिया है, मतलब कि ये गलत है, क्योंकि L में 2 लगा है, उसके बाद C में नहीं है, C सिंगल है, तो ये सब गलत हो सकता है। इसलिए आप लोगों को जांच इस प्रकार से कर लेना है, मिलाना है कि कौन गुना में कितना कितना बराबर है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल काफी बार पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 46 नंबर सवाल है, उदासीनी विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीनी विलयन का pH मान कितना होगा। तो उदासीनी विलयन का pH मान हमारा 7 होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा, 7। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर, ठीक है, 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, दुर्बल अम्ल काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दुर्बल अम्ल जो इनमें से होगा वो हमारा होगा CH3COOH, ठीक है, CH3COOH यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, बताइए क्रायोलाइट अयस्क कौन है, इनमें से क्रायोलाइट अयस्क इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है क्रायोलाइट अयस्क जो है एल्युमिनियम हमारा होगा, ठीक है, एल्युमिनियम आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 49 नंबर सवाल है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है वह कितनी होती है, P, ठीक है, पोटेशियम को हम लोग P द्वारा दर्शाते हैं, Pa द्वारा, ठीक है, Pa द्वारा। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आज का लास्ट सवाल करेंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वीडियो को एक फ्रेंड के साथ जरूर आप लोग शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में हम लोग टारगेट रखें 50 लाइक का, तो आप लोग जरूर पूरा देना, ठीक है, कम से कम 50 लाइक आप लोग कर ही सकते हो, जैसे भी करो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं सही से लाइक, ठीक है, लिख देते हैं। आप लोग 50 लाइक जरूर पूरा देना, जैसे भी हो सके आप लोग पूरा देना, 50 लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताएं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस सवाल है, ये बार बार पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप लोगों को रटना है, ठीक है, रटना है क्या, याद ही रहेगा, मेथिनोइक अम्ल से हम लोग कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो है मेथिनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग जाते जाते बस छोटा सा काम करना, वीडियो को लाइक कर देना, और PDF की बात रही तो PDF आप लोगों को मैंने बताया अभी से लेकर सुबह तक, यानी 6 बजे हमारा शाम को क्लास होता है, आपको मॉर्निंग में 8 बजे तक मिल सकता है PDF, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बाय बाय, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।